हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका ई विद्यार्थी .in में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे हो और भगवान जी आपको बिल्कुल ठीक रखे। तो आप जैसे जानते हो हम लोग पाठ 7 कर रहे थे आपका जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय आपकी इतिहास की किताब से। तो इसका सारे विषय हमने कर लिए दोस्तों, आप जानते ही हैं। अगर आपने नहीं देखा आप जाके जरूर देख सकते हो। निष्कर्ष बचा हुआ है, वैसे तो निष्कर्ष में तक खास कुछ लिखा नहीं है, थोड़ा बहुत लिखा है, उसके बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है, बिना बतौलाबाजी करे। जल्दी से शुरू करते हैं हमारा निष्कर्ष। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमने पूरे पाठ के अंदर कितने अलग अलग जनजातियों के बारे में पता किया। ये भी पता किया कि वर्ण प्रणाली शुरू हो गई थी और जातिवाद शुरू हो गया था। वर्ण प्रणाली फिर से हम लोग पता करते क्या था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण होते हैं सबसे ऊपर, जो वेदों का ज्ञान रखते हैं, संस्कृत भाषा को अच्छे से जानते हैं और बड़ी बड़ी ग्रंथे और सलाहकार की तरह भी काम करते हैं। क्षत्रिय कौन होते हैं दोस्तों? क्षत्रिय दूसरे में आते हैं, इनको योद्धा बोला जाता है। शस्त्र और शस्त्र कला में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं और ये युद्ध में भाग लेते हैं और राजा का सम्मान पाते हैं। तीसरे में आते हैं वैश्य, ठीक है, किसान, व्यापारी, कारीगर, चरवाहे, जमींदार, ये सब वैश्य में आ जाते हैं और क्षत्रिय के नीचे रहते हैं। वैश्य से भी एक नीचे रहते हैं वो शूद्र आ जाते हैं। खेत मजदूरी, नौकर चाकर और आप कह सकते हैं कि बाथरूम वगैरह को साफ करने वाले लोग, वो सब आपके शूद्र में आते हैं। फिर आते हैं अछूत, ठीक है। और अछूत, ये सब अछूतपना, ये सब बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, तो बहुत ही गलत है। आज के वक्त पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आज के वक्त पे सब पढ़े लिखे हैं, सब शिक्षा का काफी ज्यादा अनुदान हो रहा है हर जगह पे। लोग अपने संवैधानिक हक जानते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं तो मैं जहाँ रहती हूँ, ठीक है, वहां पे सारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कोई IAS है, कोई IPS है, कोई वकील है, वकालत कर रहा है। और हम जानते हैं, आप जानती हैं, मैं एक अध्यापिका हूँ। मेरे माता पिता भी बहुत ज्यादा मतलब कहते नहीं है, बिल्कुल शांत एक वाली जगह से आते हैं, शांत नौकरी से, जैसे कि डिजाइनर, और मेरी मम्मी टीचर प्रोवाइड कराती है। तो ये शांत है ना। हमारे यहाँ से बाकी मेरे भाई सब डिफेंस में हैं, आर्मी वार्मी में, तो हम उनके पास नहीं रहते, हम तो अपने परिवार के पास रहते हैं, ठीक है। उनकी मैं बात करती हूँ तो कोई उनको कुत्तों से बड़ा प्यार, हम लोग को कुत्तों से बड़ा प्यार है, उन लोगों को कुत्तों से बड़ी दिक्कत है। मेरे जो रहते हैं ना मेरी कॉलोनी में, उनको बड़े कुत्तों से दिक्कत है, ठीक है। वो लोग कहते हैं भगाओ इन्हें, क्यों रख रहे हो, ये काट लेंगे, ये वो। हमने उन कुत्तों का इलाज कराया, हमने हर तरीके का उनको इंजेक्शन लगाया कि कोई काटे ना, ठीक है, वो किसी को काटे ना। खाना पानी हम सब देते हैं। अब हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, पता है क्यों? हमें कोई रोक भी नहीं सकता उन्हें खिलाने से। मेरे 6 कुत्ते हैं, मैं अपने गली में 6 कुत्तों को पालती हूँ, प्लस मेरे पास एक अलग से बच्चा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कुत्तों को करती हूँ, सारे जानवर मेरे लिए एक समान है, बल्कि इंसानों से ज्यादा मैं जानवरों को प्यार करती हूँ। सच बताओ तो ना ही वो कभी आपको बुरा भला करेंगे, हमेशा प्यार देंगे और कभी झूठ नहीं बोलते, आपका दिल नहीं दुखाते हैं। जो इस बात से सहमति रखता है वो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि शायद मेरी सोच सही है या गलत है ना। आप बिल्कुल मेरे दोस्त जैसे और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताओ। तो मुझे मेरा संवैधानिक हक पता हुआ था, ठीक है। संवैधानिक हक मेरा क्या है कि सेक्शन 428A, 429, सेक्शन 11 और आप कह सकते हैं 17 ट्राइड 17A, 17B में सारे के सारे कम से कम 155 आर्टिकल और लॉ जानती हूँ मैं, ठीक है। तो कोई आ नहीं सकता और बोल नहीं सकता कि आप हटा दीजिए। खाने का एक संवैधानिक हक मुझे पता हुआ है। और वैसे ही ये गलत चीज है, अछूतपना, ये सब पहले के वक्त पे गलत चीज है और मैं ये बिल्कुल सामने से बोलती हूँ कि अछूत वछूत कुछ नहीं होता है। रंग भेद भी नहीं करना चाहिए, सब कभी नहीं करना चाहिए। हम इतनी किताबों में पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, ये रंग भेद मत करिए, किसी को अछूत मत बोलिए वगैरह वगैरह, लेकिन शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस चीज को कभी अपनाते ही नहीं है। पढ़ा तो उन लोगों ने भी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वापस आते हैं निष्कर्ष के अंदर। निष्कर्ष में ज्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने आपसे थोड़ी बहुत बात कर ली, मन कर रहा था, ठीक है। तो ये अछूत हम इसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे अछूत को हटा के जाति लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद जातियां बन गई थी, कुछ ऐसी जातियां जैसे कि कारीगर की जातियां और लोहार की जातियां और सोना बनाने वालों की जातियां, ये छोटी छोटी जातियां बन गई थी।
तो ऐसे बहुत से जनजाति यानी कि ऐसे बहुत से आदिवासी कबीले थे जो इन जाति के अंदर इन प्रणाली के अंदर आना चाहते थे। इसे आप प्रणाली बोल दीजिए, ठीक है। इसको हम प्रणाली बोलेंगे, वर्ण प्रणाली, ठीक। इसका नाम दिया है वर्ण प्रणाली यानी उर्फ वर्ना सिस्टम। इसके अंदर ये 4 क्या होते थे, 4 वर्ण होते थे और कुछ लोगों को इसके अंदर शामिल होना होता था, क्योंकि जो भी इसमें आते हैं उनको थोड़ी सी महत्ता ज्यादा दी जाती थी। तो ये जितने भी कबीले और आदिवासी के लोग थे, कुछ लोग इसमें आ जाते थे, ठीक है। उपमहाद्वीप में धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन होने लग गए। कोई किसान था, कोई मजदूरी करने लग गया, कोई शिकार करता था तो उसने शिकारी छोड़ के मजदूर बना शुरू कर दिया, ठीक है। आदिवासी और वर्ण आधारित समाज दोनों एक दूसरे से परस्पर क्रिया करते रहते थे। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, एक कबीले का व्यक्ति है, ठीक है, अब वो शिकार करता है, उसके पास मीट है, अंडे हैं या फलवल है, ठीक है, फलहार ये सब है, तो क्या वो इन सबसे अपनी जीवन व्यतीत कर लेगा? हाँ कर लेगा, लेकिन आज के वक्त पे नहीं कर पाएगा। उसे आटा चावल गेहूं जरूर चाहिए होगा, ठीक है। तो क्या होता था, शहरी लोगों के पास ये सब होता था। किसान विसान तो शहर में या फिर गांव में रहते हैं ना, और ये सब जंगल रेगिस्तान इन सब में रहते हैं आदिवासी लोग। तो ये क्या करते थे, तुम्हें मीट चाहिए, तुम्हें फलवल चाहिए, हमसे लो, तुम अनाज दे दो। तो क्या होता था, परस्पर क्रिया चल रही है, इन दोनों में लेन देन चलता रहता था। तो ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल गाँव से बिल्कुल दूरी बना के रखते थे, ऐसा नहीं है, उनसे भी इनका वार्तालाप होता रहता था। और कभी कभार कुछ जनजातीय आदिवासी के लोग क्या करते थे कि उन्हें उनका पेशा अच्छा लगता था, तो कुछ कुछ उनमें परिवर्तन कर लेते थे कि मैं अब शिकार विकार नहीं करूंगा, मैं किसान बन रहा हूँ, ठीक है। कुछ का जाति आधारित समाज में विलय हो गया और कुछ ने हिंदू धर्म के रूढ़िवादी को खारिज कर दिया। कुछ लोगों ने हिंदुत्व को आराम से संजोग लिया, यानी कि उन्होंने हिंदुत्व अपना लिया। कुछ लोगों ने बोला नहीं, हम अपने जनजातीय नियम कानून को ही मानेंगे, उसी संस्कृति को उभारेंगे और उसी को मानेंगे, हिंदुत्व को नहीं मानेंगे। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासन स्थापित किया, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बन गए, जिसने उन्हें बड़े राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष में डाल दिया। कुछ लोगों ने बड़े बड़े वंशज बनाने चाहे, कुछ लोगों ने चाहे कि हम बड़े बड़े परस्पर राज्य बनाएं और खुद राजा बने। जैसे कि हमने देखा अहोम हो गए और ग्रह कटंगा वाले लोग हो गए, जो हमने विषय में पढ़ा था। तो कुछ लोगों ने भाई पराक्रमी तरीके से युद्ध लड़े और अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश करी, अपने ही तरीके से नियम कानून बनाने की कोशिश करी। कुछ लोगों ने किसान बनना चाहा, कुछ लोगों ने अलग तरीके का प्रशासन बिठाया। बहुत अब इस पूरे के पूरे हमने जो पाठ में पढ़ा वो था कि बहुत अलग अलग तरीके के इसमें क्या आए, परिवर्तन आए, अलग अलग तरीके के बदलाव आए, ठीक है। और वो बदलाव हमने सारे विषयों में पढ़ लिए हैं, किस किस कबीले ने बदलाव करे, किसने नहीं करे, किसने हिंदुत्व अपनाया, किसने नहीं अपनाया। तो यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है पूरी तरीके से। मैं आशा करती हूँ आपको ये पार्ट समझ आया होगा अच्छी तरीके से। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और मेरे से बात करिएगा। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ, उसको छोटे छोटे दिल देती हूँ। तो फिर से मिलेंगे एक और पार्ट या फिर प्रश्न उत्तर के साथ। वैसे इसके प्रश्न उत्तर भी बच रहे हैं, जल्दी से उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड बाय।